नमस्कार। साहित्य सोपान के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की NCERT और RBSE पैटर्न जो सिलेबस है उस पर आधारित क्षितिज जो पुस्तक है कक्षा 10 की, उसके गद्य अध्याय दूसरा जो है रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत, उसका अध्ययन करेंगे हम। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम लेखक परिचय पढ़ते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। ध्यान दें, बेनीपुर इसीलिए इनका नाम बेनीपुरी पड़ा था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों में और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। अधिकतर लेखकों ने इस आंदोलन में सहयोग दिया था। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान यानी निधन जो है 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रत्नावली पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। ये सभी पत्रिकाएं थी जिनका इन्होंने संपादन किया। गद्य की विविध विधाएं यानी लिखने का तरीका जो होता है वो उनमें उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, ये उपन्यास है इनके द्वारा रचित। चिता के फूल ये कहानी है। अम्बपाली नाटक है। ये माटी की मूर्तें रेखा चित्र हैं। पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृतांत है। जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। युग के अनुरूप विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है, यानी इनको उपनाम दिया गया है कलम का जादूगर। ये अध्याय का सारांश है। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। ध्यान दें, रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है, यानी ये सभी भाव उसमें देखे जाते हैं। वेशभूषा और बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते थे। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। यहाँ पे शब्दार्थ देख लेते हैं हम सबसे पहले। मंझोला यानी न बहुत बड़ा न छोटा, कमली यानी कंबल, पतोहू यानी पुत्रवधू या पुत्र की स्त्री या पत्नी, रोपनी यानी धान की रोपाई, कलेवा यानी सवेरे का जलपान नाश्ता जिसे कहते हैं हम, पूर्वाई यानी पूर्व की ओर से चलने वाली या बहने वाली हवा, अधरतिया यानी आधी रात, खंजड़ी यानी डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे भी छोटा एक वाद्य यंत्र, निस्तब्धता यानी सन्नाटा, लोही यानी प्रातःकाल की लालिमा, कुहासा यानी कोहरा, आवृत यानी ढका हुआ आच्छादित, कुश यानी एक प्रकार की नुकीली घास, बोधा यानी कम बुद्धि का, संबल यानी सहारा। अब मूल पाठ पढ़ते हैं हम। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, न ज़्यादा बड़े न ज़्यादा छोटे कद के, गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे यानी सफ़ेद थे। लंबी दाढ़ी, जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था, यानी दाढ़ी जो थी वो सफ़ेद। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, कान फटे हुए वो वाली टोपी। जब जाड़ा आता यानी सर्दी आती, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता रामानंदी चंदन, यानी सिर पर ललाट पर जो है वो चंदन लगाते, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। तुलसी के फूलों की माला जो होती वो पहनते रहते। वो ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, यानी गृहस्थ भी थे और साधु भी थे। उनकी गृहिणी यानी पत्नी की बात हो रही है
कि तो मुझे याद नहीं। मुझे जहाँ पे भी शब्द आ रहा है वहाँ लेखक स्वयं बात कह रहे हैं खुद के लिए। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं से खरे उतरने वाले, यानी बिल्कुल सही अर्थों में साधु लगने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते थे, सीधी बात करते थे। न किसी से खामा का झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, आश्चर्य होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, यानी वह मानते थे ये सब चीज़ें साहब की दी हुई है। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से कोई 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब है। वह दरबार में भेंट स्वरूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो भी उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते, यानी परिवार का भरण पोषण होता। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा से ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ जो हिंदी महीना है, ये आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। गांव के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड, यानी जो कच्ची दीवार होती है खेत की, वहाँ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। इतने प्रेम मग्न होकर वह रोपनी कर रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने, यानी संगीत के एक एक चरण पर सीढ़ी पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी के मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ काँप उठते थे। वे गुनगुनाने लगती। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। भादो यानी भाद्रपद महीना जो है, वह अंधेरी अधरतियाँ। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार, जो बारिश के मौसम में जो ये कीट पतंगे बोलते हैं, झिल्ली, उनकी बात हो रही है। दादुर यानी मेढक, दादुरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी उनकी वजह से ऐसा नहीं है कि बाल गोविंद भगत की आवाज़ तेज नहीं आ पाती हो। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात यानी अचानक से कौंध उठाने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में यानी बिल्कुल शांति में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जो है वो उस समय सुनाई देता। फिर भी मुसाफिर तेरी मुसाफिर जगा रहा है, ये और जाग भी रहे और जगा भी रहे। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं, कार्तिक महीने की बात हो रही है, आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई। प्रभात फेरी जो होती है वो शुरू हो गई, जो फाल्गुन तक चला करती थी। इन दिनों सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे यानी कच्ची जो दीवार है वहाँ पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने गाने लगते।
मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ महीना, हिंदी महीना जो है उसका दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, यानी इतनी तेज़ सर्दी में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी आकाश के तारे दिख भी रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, यानी सूर्योदय हुआ नहीं था, लेकिन पूर्व दिशा में हल्का सा लाल रंग ऐसे दिखाई दे रहा था, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और भी बढ़ा रहा था। प्रातःकाल उत्तर दिशा में जैसे दिखाई देता है शुक्र तारा, वो दिखाई दे रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था, कोहरा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत यानी ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश यानी नुकीली घास की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुख से शब्दों का तांता लगा था, यानी शब्दों का क्रम पूरा चलता ही जा रहा था। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सरूर में आ जाते कि उत्तेजित हो उठते थे कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु यानी पसीने के जो बिंदु है जब तब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संध्या यानी शाम की जो पूजा होती है कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती तिहराती, यानी 2 बार बोलती या 3 बार बोलती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हो, नाचने लग जाते सब। सारा आंगन नृत्य और संगीत से उत्प्रोत है, यानी पूरा भर चुका है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष यानी सबसे ज़्यादा जो भाव बढ़ चुका था उस दिन देखा गया, जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वो, कुछ सुस्त, कुछ बोदा सा यानी भोलेपन लिया हुआ, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोह भी बड़ी सुभग यानी बहुत सौभाग्यशाली और सुशील अच्छे स्वभाव वाली मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था कि आप आराम से मुक्त रहिए। उसने उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहल व आश्चर्यवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी यानी तुलसी के पत्ते भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता यानी वही खोए हुए स्वर में। घर में पतोह रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोह के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली। विरहिनी जो विरह में होती है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, मतलब कोई कमी नहीं की। पतोह से ही आंख दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोह रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा।
मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारे की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम यानी संतों के साथ में बैठना और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल यानी सहारे लेने का क्या हक है, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर लौट कर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जमाने वाली, जोश वो बिल्कुल। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, यानी वह राग नहीं सुनाई दे रहा था। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, यानी शरीर, मृत शरीर जो था वो पड़ा था। तो यह इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अपने सुझाव जो हैं वो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। साथ ही यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।